Hello students, in science class we will read today chapter 15 water part 2. In this part of video we will read about water cycle, drought and food, conservation of water. In previous chapter we have read about availability of water on earth, uses and states of water. Now we will read water cycle. बच्चों पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि वाटर की अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वाटर मिलता है, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर के बारे में हमने पढ़ा था. देन यूजेज ऑफ वाटर, वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. नाउ वी विल रीड अबाउट वाटर साइकिल. The continuous circulation of water from the Earth's surface to the atmosphere and back to the Earth is known as water cycle. तो जो वाटर का एक सर्कुलेशन होता है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर, देन वापस अर्थ की सरफेस पर आना. ओके, तो अर्थ से वाटर का वेपर फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाना, देन एटमॉस्फेयर से फिर से वापस अर्थ की सरफेस पर लौटना क्या कहलाता है, वाटर साइकिल. दिस हैपन्स रिपीटेडली एंड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. ये रिपीटेडली मतलब लगातार होता रहता है और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है टू फॉर्म अ साइकिल. इन दिस प्रोसेस वाटर टर्न्स इनटू ऑल द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेप्स. अब इसमें क्या होता है, वाटर तीनों स्टेट्स में आता है अलग अलग स्टेप्स में. इसके स्टेप्स अब अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स, रिवर्स एट्सेट्रा इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर. अब वाटर रिवर से, लेक से, वाटर रिवर्स, ओशियन, ये रिवर्स एंड जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ से इवेपोरेट होकर मतलब वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है. देन इसके साथ ही प्लांट्स गिव आउट वाटर वेपर थ्रू देयर लीव्स ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. इसके साथ ही ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. ओके, तो ओशियन, रिवर्स, यहाँ से तो इवेपोरेशन होता ही है इनका, साथ ही ट्रांसपिरेशन की फॉर्म में भी वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. वाटर वेपर राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स. अब ये वाटर वेपर्स जैसे ऊपर जाती हैं स्काई में, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो कम टेम्परेचर की वजह से इन वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो जाता है, यानी वो वाटर वेपर अगेन कन्वर्ट हो जाती है टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में. ओके, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी छोटी होती हैं कि ये एक डेंस फॉर्मेशन बनाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लाउड. Water in the clouds fall back on the earth as rain, snow, hail और sleet. अब ये क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवियर हो जाते हैं, जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो इनसे प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, यानी कि रेन की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, ये हेल मतलब ओले, ठीक है. तो जो आइस वाला पार्ट होता है वो, और ये प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में अगेन फिर कहाँ हो जाता है, अर्थ की सरफेस पर. तो यहाँ से फिर से वेपराइजेशन होता है, इवेपरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर वापस प्रेसिपिटेशन. इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहता है. तो इस कंटिन्यूस साइकिल को क्या कहते हैं हम, वाटर साइकिल. सम रेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉयल एंड मूव्स डीपर इनटू द सॉयल टू फॉर्म ग्राउंड वाटर. अब कुछ वाटर जो रेन वाटर होता है, जो कि सरफेस वाटर की फॉर्म में आता है, इसको सॉयल एब्जॉर्व कर लेती है और वो अर्थ के डीपर यानी डीप में चला जाता है, गहराई तक चला जाता है, और क्या बनाता है वो, ग्राउंड वाटर. ओके, तो सरफेस वाटर जो कि वाटर के सरफेस पे रहता है, एंड जो वाटर सॉयल एब्जॉर्व कर लेती है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है. सरफेस वाटर रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स की फॉर्म में रहता है. देन ग्राउंड वाटर जो कि सॉयल एब्जॉर्व करती है और वो डीप चला जाता है, जिसको हम अंडरग्राउंड वाटर भी बोलते हैं. द एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द स्पेस बिटवीन सॉयल पार्टिकल्स इज नॉन एज इनफिल्ट्रेशन. अब
वाटर के मूवमेंट, यानी वाटर जब एब्जॉर्ब होता है या उसका वाटर का मूवमेंट होता है डीपर सॉइल में, तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें वाटर फिल हो जाता है। ओके, द लेवल अंडर द ग्राउंड वेयर ऑल द स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स आर सैचुरेटेड विद वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल। अब सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स, इन पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो वाटर से जब फिल हो जाता है, तो इस तरह का जो सैचुरेटेड वाटर होता है उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। और इसका एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। ओके, तो ऐसे सारे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में सारा स्पेस फिल हो जाता है वाटर से, तो उसको बोलते हैं वाटर टेबल। द ग्राउंड वाटर में कम आउट थ्रू नेचुरल ओपनिंग्स और क्रैविक्स। क्रैविक्स मतलब जो क्रैक्स होते हैं रॉक्स वगैरह में, वहाँ से वो वाटर ऊपर आ जाता है। रॉक्स टू फॉर्म नेचुरल स्प्रिंग्स, जिनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल स्प्रिंग्स। तो जब वो रॉक्स में जो ओपनिंग्स होती हैं या नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं ग्राउंड में, वहाँ से ये पानी बाहर निकलना या रिसना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जिनको हम बोलते हैं नेचुरल स्प्रिंग्स। नेचुरल स्प्रिंग्स आर द सोर्सेज ऑफ वाटर फाउंड इन मैनी लेक्स। तो लेक्स वगैरह में या पॉन्ड वगैरह में जो सोर्सेज होता है वाटर का, वो क्या होता है, स्प्रिंग्स होता है। तो नेचुरल जो स्प्रिंग्स होते हैं इनकी वजह से लेक्स वगैरह फिल हो जाती हैं। ये देखो, आप देख रहे हैं ग्राउंड वाटर, तो ये जो है दिस इज वाटर टेबल, क्योंकि ये सैचुरेटेड हो गया है, यहाँ सारा सरफेस फिल है। ओके, देन यहाँ से जब वो पानी बाहर आ जाता है, जैसे यहाँ से पानी ओपनिंग से बाहर आता है, तो ये रिवर्स या लेक्स फुल हो जाती हैं। Acid rain. During precipitation, the water droplets may carry dust particles and gases present in the air. अब ड्यू टू पॉल्यूशन की वजह से एयर में बहुत सारी ऐसी गैसेज होती हैं जिनसे कि पॉल्यूशन होता है। तो जब प्रेसिपिटेशन होता है रेन की फॉर्म में, जब ये वाटर वापस आता है, तो ये वाटर अपने साथ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस को डिज़ोल्व कर लेता है। इसमें ये जो गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस, वो उसमें घुल जाती हैं ड्यू टू टू मच पॉल्यूशन इन द सिटीज़। अब सिटीज़ वगैरह में आपको पता है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। द एयर इज़ फुल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो एयर में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, सच एज गैसेस फ्रॉम व्हीकल्स, यानी कि जो व्हीकल से निकलती गैसेस, फैक्ट्रीज से निकलती हैं, चिमनीज से निकलती हैं। रेन ड्रॉप्स कंबाइन विद द हार्मफुल गैसेस सच एज ऑक्साइड्स। अब ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कंबाइन हो जाती है ऐसी हार्मफुल गैसेस से, जुड़ जाती हैं, घुल अपने आप में घोल लेती है उनको, हार्मफुल गैसेस को, सच एज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, तो ये रेन वाटर अपने साथ जो हार्मफुल गैसेस होते हैं उनके ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड को अपने साथ डिजोल्व करके एसिड रेन के फॉर्म में अर्थ पर आती हैं। ठीक है, तो ये जो एसिड रेन होती हैं ये सॉयल, प्लांट्स और जितने भी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो उनके ऊपर बैड इफेक्ट डालती है। तो एसिड रेन इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। ड्रॉट्स। रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन इन डिफरेंट रीजन्स। अब आपको पता है कि हमारे जो इंडिया का क्लाइमेट है वो बिल्कुल बहुत अलग अलग है। ओके, तो अलग अलग रीजन्स में क्लाइमेट में बहुत आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। दिस मीन्स सम रीजन्स रिसीव एक्सेसिव रेनफॉल एंड सम रीजन्स डू नॉट गेट सफिशिएंट रेनफॉल। जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ एरियाज तो ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर सफिशिएंट रेनफॉल भी नहीं होता। ठीक है, तो बहुत कम बारिश होती है। अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ लिटिल और नो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट। तो ऐसा एरिया जहाँ पर बारिश बहुत लंबे टाइम से बहुत कम होती है या नहीं होती, तो ऐसे जो रीजन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ड्रॉट। मैनी रीजन्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश आर प्रॉन टू ड्रॉट एवरीवेयर। तो ऐसे रीजन्स जैसे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, उनमें हर साल ड्रॉट आता ही है। Effects of droughts. Drought creates problem for many farmers in India who depends on the rains for agriculture. Now, effects of drought. अब drought की वजह से जो farmer
अपने एग्रीकल्चर के लिए बेसिकली डिपेंड होते हैं रेन पर, तो उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि एनिमल्स के लिए, जो कैटल होते हैं एनिमल्स, गॉड, शीप एट्सेट्रा, उनके लिए शॉर्टेज ऑफ फूड और ड्रिंकिंग वाटर हो जाता है। ठीक है, पीने का पानी उनको नहीं मिल पाता एनिमल्स को, एंड फ्रेश ग्रास और प्लांट्स भी नहीं मिल पाते। द वाटर टेबल गोज डाउन एंड द लैंड ड्राइज अप। वाटर टेबल डे बाई डे नीचे चला जाता है और लैंड धीरे धीरे ड्राई अप होने लग जाती है, मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन और क्रॉप्स, जो कि अनसुटेबल होती है क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए। क्रॉप का कल्टिवेशन मतलब क्रॉप उग नहीं पाती, हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती क्रॉप की। क्रॉप्स फेल टू ग्रो इन सच कंडीशंस, क्रिएटिंग ए शॉर्टेज ऑफ फूड टू मीट द डिमांड ऑफ द population. In many regions, electricity is produced by hydroelectric power plants built and powered by the rivers of the region. अब बहुत सारे एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वाटर के, आप जानते हो रिवर्स के थ्रू होती है, देन रिवर्स पे डैम्स बनाए जाते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, प्रोड्यूस की जाती है। इस टाइप से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। एंड हाइड्रो प्लांट, जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं, ये भी बेस्ड होते हैं रिवर्स पे या वाटर पे। जब लेस रेनफॉल होता है और वाटर लेवल डिक्रीज होता जाता है, तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी अफेक्ट होती है, वो भी कम होता है। द लेक ऑफ वाटर अफेक्ट्स द सिटी ड्वेलर्स टू। अब जो लेक ऑफ वाटर है वो सिटी के ड्वेलर्स मतलब जो सिटी में रहने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर बाय द सिटी कॉरपोरेशंस एंड म्यूनसिपैलिटीज़। अब क्या होता है, क्योंकि वाटर की बहुत शॉर्टेज है, इस वजह से उनकी वाटर की जो सप्लाई होती है सिटी में वो भी कम होती है, शॉर्ट हो जाती है। पीपल फेस सीवर शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। एंड लोगों को फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज को सहन करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। इफ द शॉर्टेज ऑफ फूड कंटिन्यूज फॉर ए फ्यू ईयर्स ड्यू टू वेरी पुअर और नो रेनफॉल। अब ये शॉर्टेज ऑफ फूड कंटिन्यू रहती है फ्यू ईयर, कुछ सालों तक, या पुअर और नो रेनफॉल की वजह से, देन इट इज़ नोन एज फेमाइन। और इस सिचुएशन को कहते हैं फेमाइन। फेमाइन मतलब अकाल पड़ना। ड्रॉट इन महाराष्ट्र में ड्रॉट हुआ था 2012 में, जून और सितंबर में। वहाँ पे भी वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने बहुत टाइम तक कंटिन्यूसली रेनफॉल, बहुत स्कैरसिटी हुई थी, बहुत कम रेनफॉल होता था। वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज वहाँ के थे सोलापुर, अहमदनगर, सांगली, पुणे एंड नासिक। एंड द एरियाज ऑफ लातूर, ओस्मानाबाद, नांदेड़, जलना एंड धुले वर also affected by famine. It is considered the region's worst drought in 4 decades. मतलब 4 decades में 40 सालों में ये सबसे वर्स्ट फेमाइन था, अकाल था। फ्लड्स ड्यूरिंग रेनी सीजन देर इज़ हैवी रेनफॉल इन मैनी पार्ट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब रेनफॉल, जब हैवी रेनफॉल होता है, आपने देखा था ड्रॉट में रेनफॉल बहुत कम या नहीं होता है, लेकिन इसकी जो अपोजिट सिचुएशन है, अब समटाइम्स क्या होता है, रेनी सीजन में हैवी रेनफॉल होता है, मतलब कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम तक बारिश होती है। ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा। हाई रेनफॉल लीड्स टू राइज इन द वाटर लेवल इन द रिवर्स ऑफ दीज स्टेट्स। और इसकी वजह से, हाई रेनफॉल की वजह से क्या होता है, जो वाटर लेवल होता है रिवर्स में वो बढ़ता जाता है, राइज हो जाता है। दिस एक्सेस वाटर फ्लोज बियॉन्ड द रिवर बैंक्स एंड टू द नियर बाय फार्म्स, फील्ड्स एंड टाउन्स। एक्सेस वाटर रिवर बैंक से बहता है, फार्म्स, फील्ड्स और टाउन से होता हुआ। तो ये जो कंडीशन होती है, इसमें चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, मतलब चारों तरफ एक्सेस वाटर जो होता है रिवर बैंक से, तो वो ओवरफ्लो होके फार्म्स, फील्ड और टाउन में भर जाता है। अ कंडीशन वेयर ग्राउंड गेट्स सबमर्ज्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स एंड ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड फ्लड। तो वो कंडीशन जहाँ पे ग्राउंड सबमर्ज मतलब पानी में डूब जाता है, बिकॉज ऑफ हैवी रेन एंड ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड फ्लड। ठीक है, मतलब वो कंडीशन जहाँ पे ग्राउंड वाटर से सबमर्ज हो जाता है,
ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ रिवर्स इज कॉल्ड फ्लड। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फ्लड। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। ड्यूरिंग अ फ्लड द वाटर में एंटर होम्स डैमेजिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब फ्लड्स में, ड्यूरिंग द फ्लड द वाटर में एंटर होम्स, घर में एंटर हो जाता है, होम में आ जाता है पानी, डैमेजिंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। स्टैंडिंग वाटर, और जब ये वाटर स्टैंडिंग मतलब जब वो वाटर बहना बंद कर देता है, जो रुका हुआ पानी है घर में, सड़कों पर, तो जो स्टैंडिंग वाटर है कैन लीड टू अनहाइजीनिक कंडीशंस, स्प्रेडिंग वाटरबोर्न डिजीजेज सच एज कॉलेरा, मलेरिया एंड डेंगू। तो ये जो स्टैंडिंग वाटर है, इसकी वजह से अनहाइजीनिक कंडीशंस आ जाती हैं, और वाटरबोर्न डिजीज़ होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, जैसे कॉलेरा, मलेरिया एंड डेंगू। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं वो वहाँ डेवलप हो जाते हैं, जिनसे मलेरिया, मॉस्किटोज़, फ्लाइज, तो ये बहुत सारे वाटरबोर्न डिजीज़ को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये अनहाइजीनिक जो कंडीशंस होती हैं चारों तरफ। दीज डिजीज़ कैन समटाइम्स अफेक्ट एन एंटायर सिटी, और कभी कभी ये जो डिजीज़ हैं ये एंटायर सिटी, पूरी सिटी को अफेक्ट करती हैं, टाउन को भी करती है, लीडिंग टू एपिडेमिक्स। और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? एपिडेमिक। जब कोई डिजीज़ एक समय पे बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है तो उस डिजीज़ को कहते हैं एपिडेमिक। जैसे अभी आपने देखा कोरोना, कोरोना भी एक टाइप की एपिडेमिक डिजीज़ है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक ही टाइम पर, मतलब सेम टाइम पे सब ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करती है, तो उन डिजीज़ को हम एपिडेमिक कहते हैं। द स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स डैमेजेस क्रॉप्स एंड सबमर्जेस दैम। और जो स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर है, यानी जो बहुत तेज़ी से बहता हुआ पानी आ रहा है, वो डैमेज कर देता है क्रॉप्स को और उनको सबमर्ज कर देता है, क्रॉप्स वगैरह को पानी से कवर कर देता है, डुबो देता है। क्रॉप सबमर्ज्ड अंडर वाटर कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब ये क्रॉप पानी के अंदर डूब जाती हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाती, लीडिंग टू पुअर और नो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, जिसकी वजह से पुअर या तो बहुत कम या क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होता, क्रिएटिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, और शॉर्टेज ऑफ फूड मतलब फूड की शॉर्टेज डेवलप हो जाती है। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। एंड जो शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, मतलब फूड की कमी और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कमी, वो अफेक्ट करता है एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की लाइफ को। ठीक है, पानी की, पीने की पानी की कमी हो जाती है, यानी क्लीन वाटर तो चारों तरफ होता है, पानी पानी चारों तरफ होता है, लेकिन वो वाटर पीने लायक नहीं होता। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, तो शॉर्टेज ऑफ फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज की वजह से एनिमल्स और ह्यूमन बींग की जो लाइफ है वो बैडली अफेक्ट होती है। द लाइफ इन द सिटीज़ टू गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू वॉशिंग अवे ऑफ रोड्स। अब जो सिटी की लाइफ है, क्योंकि रोड्स सारे बह जाते हैं, डैमेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स भी गिर जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, टेलीफोन लाइंस टूट जाती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी एंड लॉस ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाती है, लॉस ऑफ कम्युनिकेशन। द डैमेज रोड अफेक्ट्स द सप्लाईज ऑफ नेसेसरी गुड्स, और रोड्स वगैरह क्योंकि बंद हो जा, रोड्स सब डैमेज हो जाते हैं, पानी उनमें भरा होता है, तो सप्लाई ऑफ नेसेसरी गुड्स मतलब नेसेसरी सामान की सप्लाई भी नहीं हो पाती है। ठीक है, ऐसा ही एक फ्लड का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इंसिडेंट है उत्तराखंड का। इन जून 2013 हैवी रेनफॉल ड्यू टू अ क्लाउड बर्स्ट कॉज डिवास्टिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन उत्तराखंड। अब जून 2013 में हैवी रेनफॉल हुआ था वहाँ पे, एंड क्लाउड बर्स्ट की वजह से डिवास्टिंग फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स हुई और फ्लड आ गए थे उत्तराखंड में। मोर देन 5700 ह्यूमंस लॉस्ट देयर लाइव्स, इतने लोगों की लाइफ चली गई थी वहाँ। द फ्लड कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स, लीविंग अबाउट 100 million पिलग्रिम्स एंड टूरिस्ट ट्रैप्ड। और इतने लोग पिलग्रिम्स तीर्थ यात्री और जो टूरिस्ट है वहाँ ट्रैप्ड हो गए थे, फंस गए थे, उनको छुड़ाया फिर इंडियन आर्मी और एयर फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्स हैड टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ द ट्रैप्ड पीपल को इन्होंने छुड़ाया, रेस्क्यू किया। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इन द कंट्री सिंस द 2004 सुनामी के बाद सबसे बड़ी नेचुरल डिजास्टर थी ये उत्तराखंड में। देन रिवाइज एंड रिकॉल।
वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंटर्स द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। वाटर बॉडीज से एटमॉस्फेयर में एंटर करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन ऑफ राइजिंग वाटर वेपर इन द स्काई फॉर्म्स क्लाउड्स। राइजिंग जो वाटर वेपर है स्काई में वो क्या बनाती हैं, कंडेंस होके क्लाउड। द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ फ्रॉम वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द एटमॉस्फेयर एंड बैक इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ लेस और नो रेनफॉल लीडिंग टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज इज नॉन एज ड्रॉट। जब लंबे समय तक रेनफॉल नहीं होती है, बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्रॉट। वाटरबॉर्न डिजीजेज आर लाइकली टू स्प्रेड ड्यूरिंग फ्लड्स। अब फ्लड्स के दौरान क्या होता है, वाटरबॉर्न डिजीजेज स्प्रेड होती हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन। अब क्योंकि वाटर इतने ज़्यादा अमाउंट में होता है तो कई बार आपको लगता है कि इतने ज़्यादा अमाउंट में वाटर है, टोटल 97 जो 70% वाटर है पूरी अर्थ पे, 30% लैंड है। इतने ज़्यादा अमाउंट में वाटर होने पर भी वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। तो जो शॉर्टेज है वो क्यों होती है, क्योंकि जो हमारे लिए जो ड्रिंकिंग वाटर या फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो टोटल वाटर का केवल 0.01% है जो कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वाटर को हमको जुडिशियसली यानी बहुत किफ़ायत से और न्याय संगत तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए कभी भी। इट शुड बी कंजर्व, इसको कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा तो पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो रही है तो सबको वाटर की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। पॉपुलेशन एक्सीड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यूजेज एंड कंजप्शन बाय द पॉपुलेशन इज मोर देन द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है वो बताया है। एंड देयर फॉर द वाटर शुड बी यूज प्रॉब्लम अकर व्हेन देयर इज, अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, इनको कंजर्व नहीं करते इन चीज़ों को जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है कि हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वाटर की डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। पॉपुलेशन एक्सीड्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, और अवेलेबिलिटी जो रिसोर्सेज की है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो सबको नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, वी कैन नॉट क्रिएट द नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उनको बना नहीं सकते हम। वाटर को नहीं बना सकते, एयर को नहीं बना सकते, लेकिन हमको उनको वेस्ट नहीं करना, उनको पॉल्यूटेट नहीं करना है, गंदा नहीं करना है। द ओनली वे टू प्रोवाइड वाटर फॉर द पॉपुलेशन इज़ जुडिशियस यूज़। तो उसका एक ही तरीका हमारे पास कि उसका जुडिशियस यूज़ करें वाटर का, या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजर्वेशन करें। ठीक है, तो कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्वेशन इज़ अवॉइडिंग वेस्टेज और लॉस ऑफ द एसेंशियल प्रेशियस रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर फ्यूचर यूज़। मतलब कंजर्वेशन वेस्टेज ऑफ वाटर और लॉस ऑफ द एसेंशियल, मतलब एसेंशियल जो प्रेशियस रिसोर्सेज हैं जो हमारे नेसेसरी हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, उनको बचा के रखना, ये कहलाता है कंजर्वेशन। प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर द पॉपुलेशन इज़ अ मेजर चैलेंज faced by the authorities in many towns and cities. Clean drinking water that is suitable for human consumption is known as potable water. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे लिए, हमारे कंजप्शन के लिए सूटेबल है, इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। ठीक है, जिस वो ड्रिंकिंग वाटर जिसको हम पी सकते हैं, क्लीन एंड प्योर वाटर इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। नाउ वेज टू कंजर्व वाटर, तो यहाँ आपको देखना है, एक एक्टिविटी दी है यहाँ पे, टू एस्टिमेट वाटर यूजेज एट पर डे। तो हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि पर डे हम कितना वाटर यूज़ कर रहे हैं, टॉयलेट फ्लश में, हैंड वॉश में, बाथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग। वेज टू कंजर्व वाटर, अब वाटर को कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं, बाथ यूजिंग वाटर इज इन अ बकेट। अब जब आप बाथिंग करते हो, तो आपको बकेट एंड मग का यूज़ करना चाहिए। अवॉइड द यूज़ ऑफ शावर एंड बाथ टब और शावर का यूज़ को अवॉइड करके आपको बकेट का यूज़ करना चाहिए। टर्न ऑफ द वाटर टैप व्हेन नॉट इन यूज़, जब वाटर टैप यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको टर्न ऑफ कर दें।
बंद कर दें नल को। टेक वाटर इन बकेट्स एंड यूज़ ए मग फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। अब प्लांट्स को वाटरिंग करते वक्त आपको मग और बकेट का यूज़ करना चाहिए। लीकिंग टैप्स एंड हॉजेस को फिक्स करना चाहिए। A lot of rainwater goes to our storm drains during rainwater. This water can be conserved for usage or to replenish the groundwater levels by the method of rainwater harvesting. अब रेन वाटर जो ड्यूरिंग रेनी सीजन जो रेन वाटर आता है, देन उस वाटर को हमको कंजर्व कर सकते हैं और टू रिप्लेनिश द ग्राउंड वाटर उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या आपके जो रूफ वाटर होता है रूफ टॉप पे से उसको पाइप्स के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो जिससे अंडरग्राउंड वाटर भी रिप्लेनिश हो जाता है, वापस फुलफिल हो जाता है। हम इससे वाटर टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है ये देखो, ड्यूरिंग द रेन वाटर रेनी सीजन ये जो रेन वाटर है ये कलेक्ट हो जाता है और यहाँ से पाइपलाइंस के थ्रू ये वाटर रिजर्वायर्स में इकट्ठा हो जाता है स्टोरेज फैसिलिटी में। यहाँ इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर फ़िल्टर नहीं करते हैं तो भी इसको अदर पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्रिंकिंग पर्पज़ एंड वॉशिंग पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ नहीं करते तो भी ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। देन इसके अलावा फर्स्ट जो थिंग हम ये कर सकते हैं, अनदर सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ वाटर बाय रिसाइकलिंग वाटर। रिसाइकलिंग वाटर का रिसाइकल करना यानी जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको दोबारा रिसाइकल करके साफ़ करके हम दूसरे पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं। रिसाइकल रीयूज़, जैसे आपने जो भी वॉशिंग के लिए पानी लिया है, आपने कपड़े धोए हैं, ठीक है, तो क्लॉथ्स को वॉश करने के बाद में जो बचता है पानी उससे आप घर को वॉश करने में या आपकी गाड़ी को वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हो। प्लांटिंग ट्रीज़ एंड इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांटिंग ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट को इंक्रीज करने से गुड रेनफॉल होता है, हमारा वाटर जो साइकिल है वो इम्प्रूव होता है। क्लाउड ज़्यादा बनेंगे क्योंकि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू भी होता है। देन रूट्स बाइंड अप करके रखती हैं, वाटर को होल्ड करके रखने में हेल्प करती है और सॉइल को बाइंड अप करके रखती है, जिससे सॉइल इरोजन नहीं होता। बच्चों बारिश के दिनों में क्या होता है, जो अपर लेयर होती है, अपर फर्टाइल लेयर सॉइल की, वो उड़कर या बहकर या तो एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू बहकर ड्यूरिंग हैवी रेन्स वो एक जगह दूसरी जगह चली जाती है। तो इस सॉइल इरोजन को रोकने का काम करते हैं प्लांट्स। तो प्लांट्स से वाटर को हम होल्ड कर सकते हैं। देन प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर water conservation. Pollution of water in the rivers, lakes and ponds due to release of sewage and industrial effluents. अब देखो जो पॉल्यूशन होता है यानी हम गंदा पानी डाल देते हैं रिवर्स में, लेक्स में, इंडस्ट्रियल का या जो सिटीज़ होता है उनका सीवेज सब रिवर्स या लेक्स में या पोन्ड्स में जाता है, जो कि बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उनमें और हमारे लिए अनसुटेबल होता है। तो ऐसे वाटर को जो कि बहुत सारे डिसीज जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस इनको बढ़ाने का काम करता है, उनको फैलाता है। सेफ गार्डिंग द वाटर बॉडीज़ फ्रॉम पॉल्यूशन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर। तो वाटर बॉडीज़ की सेफ गार्डिंग मतलब उसको सेफ करने के लिए हमको पॉल्यूशन को कम करने के लिए सोचना होगा, ठीक है। तो सेफ गार्डिंग द वाटर बॉडीज़ फ्रॉम पॉल्यूशन, तो वाटर बॉडीज़ को पॉल्यूशन से बचाना इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स कंजर्विंग वाटर। इसके अलावा जो पिकनिक स्पॉट होते हैं वहाँ आपको कभी भी जो आपके रैपर्स हैं, एम्प्टी बॉटल्स हैं, प्लास्टिक प्लेट्स हैं, कप्स और गार्बेज आप वहाँ डाल देते हो, तो ये नहीं करना चाहिए आपको। तो वाटर को क्लीन रखने के लिए आपके सराउंडिंग को क्लीन रखना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।